फीनिक्स 6.0 में है प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड लॉन्च कर रहे हैं। तो पहली चीज जो आप फीनिक्स 6.0 में नोटिस करेंगे ये है कि अगर आप बाईं साइड बार पर आते हैं तो वहां एक नया सेक्शन है जिसे प्लेग्राउंड कहा जाता है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्लेग्राउंड पेज पे ले जाएगा। अब पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वह है बाईं साइड बार में ये प्रॉम्प्ट्स का सेट। यह इनपुट संदेशों का सेट है जिसे आप एक उपयोगकर्ता के रूप में कस्टमाइज करने की क्षमता रखते हैं। और शुरुआत में हमारे पास डिफॉल्ट रूप से ये सिस्टम और उपयोगकर्ता संदेश है। आप सिस्टम संदेश के लिए एक चैटबॉट हैं और एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वेरिएबल प्रश्न वाला एकल उपयोगकर्ता संदेश है। और इस मामले में आप बता सकते हैं कि ये एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वेरिएबल है क्योंकि इसमें ये डबल ब्रैकेट्स हैं। यह मस्टैच फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, हालांकि अगर आप चाहें तो हम एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का भी समर्थन करते हैं, और मैं वास्तव में इस टेम्पलेट वेरिएबल के लिए मान बदल सकता हूं। ऊपर दाईं ओर इस प्रश्न क्षेत्र को संपादित करके तो मैं वो सवाल पूछूंगा जो सभी के मन में है, स्ट्रॉबेरी में कितने आर हैं? और आप यहां देख सकते हैं कि मैं वास्तव में विभिन्न मॉडल्स का चयन करने में सक्षम हूं। शुरुआत करने के लिए हम 4 अलग अलग एलएलएम प्रदाताओं का समर्थन करते हैं: ओपनएआई, एज्योर, एंथ्रोपिक, गूगल एआई स्टूडियो। मैं आगे बढ़कर ओपनएआई का चयन करूंगा। मैं चयन करूंगा GPT 4.0। मैंने यहाँ UI में अपना API कुंजी दर्ज किया है। ये API कुंजी को क्लाइंट साइड पर स्टोर कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो इस API कुंजी को सर्वर साइड पर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल के रूप में भी सेट कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और वास्तव में उदाहरण को चलाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि आउटपुट बिल्कुल सही नहीं है। स्ट्रॉबेरी में वास्तव में 3 है, लेकिन इस आउटपुट के अलावा हमारे पास टोकन की गिनती जैसी जानकारी भी है, जैसे कि लेटेंसी। और हर बार जब आप प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड में एक LLM को बुलाते हैं, हम इसके लिए एक ट्रेस भी स्टोर करने जा रहे हैं। LLM कॉल, जिसमें एकल LLM स्पैन होता है जो कॉल के सभी विवरणों को शामिल करता है, जिसमें API को भेजे गए किसी भी पैरामीटर शामिल हैं। मैं निश्चित रूप से इस LLM कॉल को एनोटेट कर सकता हूं। तो इस मामले में मैं सहीता के लिए एक एनोटेशन जोड़ने जा रहा हूं क्योंकि ये एक सही प्रतिक्रिया नहीं है, और मैं इसे गलत का मान दूंगा जिसका स्कोर 0 होगा। और अब वह एनोटेशन मेरे SPN के फीडबैक सेक्शन में यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि आप कैसे चलाते हैं एक LLM का सरल कॉल। अब चलिए हम खुद को उस मानसिकता में डालते हैं जो वास्तव में एक एप्लीकेशन बना रहा है। और विशेष उपयोग का मामला जिसे मैं चाहूंगा कि हम कल्पना करें, मान लीजिए कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और चैटबॉट चाहते हैं जो सवालों का जवाब दे सके। इसके लिए प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड का उपयोग करूंगा ताकि टूल्स परिभाषित कर सकूं। हमने जो कुछ वास्तव में उन्नत UI सुविधाएं बनाई हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़कर सिस्टम संदेश को हटा दूंगा, मैं उपयोगकर्ता संदेश छोड़ दूंगा और एक टूल जोड़ूंगा। अब पहली चीज जो आप देखेंगे वह यह है कि मेरे पास टूल चयन करने का विकल्प है। मैं इसे ऑटो पर छोड़ने जा रहा हूं, जिसका मतलब है कि API के पास यह विकल्प होगा कि कौन से टूल कॉल का उपयोग करना है और क्या करना है, और मैं बस इसका नाम बदलने से शुरू करूंगा। तो चलिए एक टूल को परिभाषित करते हैं जिसे हम उत्पाद विवरण कहते हैं। इस टूल का एक विस्तृत विवरण होगा और यह उत्पाद की खोज करेगा। यह उपयोगकर्ता के लिए नाम, द्वारा और विवरण लौट आएगा, जैसे कि कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी। ठीक है, ठीक है। और यह एक पैरामीटर भी लेगा। यह एक उत्पाद नाम पैरामीटर लेगा। और अच्छी बात यह है कि फीनिक्स वास्तव में जानता है कि विभिन्न LLM प्रदाताओं के लिए यह टूल स्कीमा वास्तव में क्या अपेक्षित है। तो हम आपको यहां विवरण के लिए ये अच्छे ऑटो कंप्लीट फीचर्स देने में सक्षम हैं। मैं यहां उत्पाद का नाम डालूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमने इस टूल को परिभाषित कर लिया है। चलिए एक सवाल पूछते हैं। जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं वह मेरे लिए वास्तव में प्रासंगिक है। iPhone 16 की कीमत कितनी है? अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं आगे बढ़कर पूछ लूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि अपेक्षित था, OpenAI ने वास्तव में उत्पाद विवरण टूल को iPhone 16 के नाम के साथ कॉल किया। तो चलिए इस ट्रेस को सही के रूप में एनोटेट करते हैं। और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि मेरे पास UI में यहां यह सही था। मूल्यांकन है। हम वास्तव में एक समय में एक से अधिक LLM चलाने का समर्थन करते हैं। तो चलिए हम वास्तव में प्रॉम्प्ट जोड़ते हैं। मैं आगे जाकर एंथ्रोपिक का चयन करने जा रहा हूं। और एंथ्रोपिक के बारे में जानने वाली बात यह है कि वास्तव में एंथ्रोपिक के लिए टूल कॉल स्कीमा OpenAI के स्कीमा से अलग है। और जो होने वाला है वह यह है कि फीनिक्स वास्तव में उस टूल स्कीमा को जिसे हमने OpenAI के लिए परिभाषित किया था, एंथ्रोपिक में स्वचालित रूप से अनुवादित करेगा। मैं आगे जाकर उसी सवाल को फिर से पूछने जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि पहले की तरह OpenAI वही टूल कॉल करता है,
पाद विवरण टूल को कॉल करते हुए, जैसा कि अपेक्षित था। लेकिन एंथ्रोपिक वास्तव में कुछ अलग करता है। ये कहता है मुझे खेद है, लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि आईफोन 16 अभी तक मौजूद नहीं है। नवीनतम आईफोन मॉडल आईफोन 15 है। और ये वास्तव में गलत है। आईफोन 16 हाल ही में लॉन्च हुआ है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो वास्तव में एक सही प्रतिक्रिया नहीं है। मैं इसे इस तरह से एनोटेट करने जा रहा हूं। प्लेग्राउंड का उपयोग करें ताकि आप प्रॉम्प्ट लिखने और टूल स्कीमा विकसित करने में मदद कर सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो कल्पना करते हैं कि हमने वास्तव में इस एप्लीकेशन को तैनात किया है और हमने अपने एप्लीकेशन को ओपन इन्फ्रेंस ट्रेस के साथ इंस्ट्रूमेंट किया है। अब मैं कुछ वास्तविक प्रोडक्शन ट्रेस लेना चाहता हूं और उन्हें फिर से खेलने के लिए प्लेग्राउंड में लाना चाहता हूं। तो इस प्रोजेक्ट में मेरे पास अपने एप्लीकेशन के प्रोडक्शन वर्जन से कुछ ट्रेस हैं। मेरे पास विशेष रूप से समस्या वाला ट्रेस है और इस ट्रेस में उपयोगकर्ता पूछता है इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिटर्न नीति क्या है, और उन्हें यह वास्तव में विस्तृत उत्तर मिलता है। यह मूल रूप से यह कहकर शुरू होता है कि रिटर्न नीति विशेष रिटेलर या निर्माता पर निर्भर करती है। विशिष्ट विवरण के लिए स्टोर की वेबसाइट पर रिटर्न नीति की जांच करें। इसका उत्तर देने का कारण यह है कि हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम प्रदान नहीं किया। प्रॉम्प्ट यह बताते हुए और संदर्भ देते हुए कि वास्तव में यह चैटबॉट एक विशेष वेबसाइट के लिए है। तो चलिए हम वास्तव में इस स्पैन को प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड में फिर से खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्पैन से प्लेग्राउंड पर क्लिक किया। स्पैन से सभी विवरण अब स्वचालित रूप से प्लेग्राउंड में भर गए हैं, जिसमें इनपुट संदेश, सभी टूल जैसी चीजें शामिल हैं। तो यहां आप उस टूल को देख रहे हैं जिसे हमने पिछले चरण में मिलकर परिभाषित किया था। इसके अलावा कुछ अन्य टूल भी हैं जो इस एप्लीकेशन में जोड़े गए हैं। इस मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास ओपनएआई से उस चैट पूर्णता के लिए उपयोग किए गए सटीक मॉडल चेक पॉइंट है। स्पैन में कैप्चर किए गए सभी विशेष इन्वोकेशन पैरामीटर। तो मैं वास्तव में समस्या को ठीक करने के लिए सिस्टम संदेश जोड़ सकता हूं और मैं सभी अन्य सेटिंग्स, सभी टूल सेटिंग्स, सभी इन्वोकेशन पैरामीटर के साथ फिर से चलाने जा रहा हूं जो पहले की तरह ही है। और आप देख सकते हैं कि इस बिंदु पर मुझे एक बहुत बेहतर उत्तर मिला है, जहां एआई कहता है कि मेरे पास वर्तमान में विशिष्ट रिटर्न नीति विवरणों तक पहुंच नहीं है। अब मैं वास्तव में यहां क्लिक करके बातचीत को जारी रख सकता हूं। बाईं ओर इनपुट संदेशों के सेट में प्रॉम्प्ट जोड़कर मैं एक नया उपयोगकर्ता संदेश जोड़ सकता हूं। तो शायद उपयोगकर्ता अब कहना चाहता है, क्या मैं एक मानव प्रतिनिधि से बात कर सकता हूं? मैं इसे चला सकता हूं और यहां एआई अधिक स्पष्ट विवरण मांग रहा है। तो यह वास्तव में काफी अच्छा है। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्शन डेटा से स्पैन को प्लेग्राउंड में फिर से खेलते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि प्लेग्राउंड वास्तव में हमारे डेटा सेट और प्रयोग एपीआई के साथ कैसे एकीकृत होता है। तो अब कल्पना करें कि मैंने वास्तव में उस स्पैन डेटा को लिया है और मैंने एक डेटा सेट तैयार किया है। मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि मैं प्लेग्राउंड पर क्लिक कर सकता हूं। मैंने अब उन संदेशों और टूल पैरामीटर को भर दिया है जो हमने पहले किए थे। और नीचे आप मेरे डेटा सेट से ये उदाहरण देख सकते हैं। वे इस तरह दिखते हैं। प्रत्येक इनपुट बस एक जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें एक उपयोगकर्ता क्वेरी होती है। और क्या होने वाला है जब मैं वास्तव में इन उदाहरणों को डेटा सेट पर चलाता हूं, तो इनपुट संदेशों में ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वेरिएबल्स वास्तविक डेटा सेट उदाहरणों से लिए जाएंगे और मैं वास्तव में एक साथ एक से अधिक चला सकता हूं। मैं आगे बढ़कर बहुत सारे जोड़ने जा रहा हूं। तो ओपन एआई GPT-40 के अलावा मैं GPT-40 मिनी का चयन करूंगा और मैं एक साथ Azure Open.ai का भी उपयोग करूंगा। मैं एंथ्रोपिक का उपयोग करूंगा और अच्छे माप के लिए मैं इनमें से एक सिस्टम संदेश को हटा दूंगा, बस यह दिखाने के लिए कि सभी संदेश एक समान नहीं होने चाहिए। इस बिंदु पर मैं आगे बढ़कर रन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि सभी उत्तर वास्तविक समय में स्ट्रीम होते हैं। प्रत्येक उदाहरण के लिए हम एक LLM कॉल का पता लगा रहे हैं। आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको LLM के वास्तविक आह्वान का यह रिकॉर्ड मिलता है जिसमें सभी पैरामीटर शामिल होते हैं। और हम प्रत्येक प्रॉम्प्ट के लिए एक प्रयोग भी रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं तुलना प्रयोगों के पृष्ठ पर क्लिक कर सकता हूं और अब आप 4 अलग अलग प्रयोग देखेंगे प्रत्येक प्रॉम्प्ट के संस्करणों के लिए ABCD, जिन्हें मैंने प्लेग्राउंड में चलाया। और फिर फिनिक्स प्रयोग API का उपयोग करके वास्तव में उन सभी प्रयोगों के रन का मूल्यांकन करें। मैंने बस दिखाया। मैं 2 मूल्यांकनकर्ता उपयोग कर रहा हूं, एक जो LLM को न्यायाधीश बनाता है मूल्यांकन की टूल कॉल सही था, एक और जो ये जांचता है कि क्या एक टूल कॉल कुछ ग्राउंड ट्रुथ से मेल खाता है। ये मूल्यांकन फिर प्रयोग के रन पर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं जल्दी से उन उदाहरणों की पहचान कर सकता हूं समस्याएं पैदा कर रहे हैं।